हाँ जी बेटा, ये नोट हो गया। एनोड रेस ऑब्लिक कैनाल रेस, इसके बारे में बताया था रदरफोर्ड में, मतलब इसकी नेमिंग की थी मेनली रदरफोर्ड ने। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब अपन एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड सरफेस से कुछ रेज बाहर निकलती हैं, जिन्हें कैथोड रेज बोलते हैं। ये कैथोड रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करती है, मतलब ये क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो कैथोड रेज तो कैथोड से जनरेट हुई। जब ये कैथोड रेज मूव करती है तो मीडियम से कॉलिजन करती है, तो ये अपनी एनर्जी मीडियम को प्रोवाइड करती है, जिससे मीडियम कैसा हो जाता है, आयोनाइज। तो मीडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मीडियम कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएगा एनोड की ओर, पर ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा कैथोड की ओर। तो यही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का ग्रुप है ना, इसे ही बोलते हैं एनोड रेज। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का ग्रुप होता है। और अगर मीडियम में हाइड्रोजन गैस होगी तो फिर वहां क्या कौन सा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, H+। और H+ क्या होता है, प्रोटॉन। तो एनोड रेज ग्रुप ऑफ प्रोटॉन कब होगी, जब मीडियम में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट हो। तो व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रोड, आगे नोट कर लें, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स, then along with cathode rays some other rays are also produced by the ionization of medium present in cathode tube. These rays are known as anode rays. एनोड रेज पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव प्लेट की ओर मूव कर जाएंगे। एनोड रेस के स्पेसिफिक चार्ज यानी Q/m की जो वैल्यू है वो मीडियम पर डिपेंड करेगी। एनोड रेस मीडियम से ही तो बनती है, तो मीडियम का जो मास होगा उसी पर तो डिपेंड करेगा Q/m। तो अलग अलग मीडियम का मास अलग अलग होगा, तो उनके Q/m की वैल्यू भी अलग अलग होगी। हाइड्रोजन का मास मिनिमम होता है, इसलिए हाइड्रोजन के केस में Q/m की वैल्यू मैक्सिमम होगी।
Anode rays does not produce from anode surface. They are produced by ionization of medium. When hydrogen gas is present in medium, then anode rays are known as group of protons. तो जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज है वो कैथोड रेज के साथ सिमिलर होगी। वो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। जब मीडियम में कोई मटेरियल रखा होगा तो उसको हीट अप कर देगी। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब मीडियम में कोई व्हील रखा है तो उसे रोटेट करती है। व्हील रोटेट हो गया, इसका मतलब इनमें मास होता है। मास होता है मतलब इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होगी। सर अभी आपने बताया कि जब वैक्यूम होगा तब ये एनोड रे नहीं प्रोड्यूस होंगी। बट प्रोटॉन तो ऐसे भी तो फ्लो करता है, ये जब करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट प्रोटॉन भी फ्लो करता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। करंट फ्लो करती है। करंट इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन हाँ, में फ्लो करता है। हाँ। प्रोटॉन भी तो फिर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है इस करंट। क्या होता है प्रोटॉन? प्रोटॉन कैसे फ्लो करता है बेटा? पता नहीं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। प्रोटॉन क्या प्रोड्यूस हो गया वहाँ? ये तो अलग कहानी है कि मीडियम में जब H+ प्रोड्यूस हो जाएगा उसे प्रोटॉन बोलते हैं। ऐसे भी तो फ्लो करता है। नहीं करता बेटा, ऐसे नहीं करता। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो उसके एटम से निकल के आए थे, प्रोटॉन से कहाँ? अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है ना। अभी अपन ने कैथोड सरफेस बनाई ना। कैथोड सरफेस से इमिट हुआ ना इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ऐसे फ्लो नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट जो होता है वो करंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का है। हाँ हाँ, तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो हो रही है। वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उसके वैलेंस शेल में। हाँ, तो जब हम वैक्यूम करेंगे तो वायर के प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो ही करेंगे ना, तब तो होगा ये सब एनोड। अरे वैक्यूम कैसे कर सकते हो अगर वायर हुआ तो? वहाँ मीडियम मत रखो। मीडियम, हाँ तो एटम ही तो हुआ वो। वायर तो रखेंगे। वायर क्या है? वायर है क्या? वायर किसी एटम का तो बना है। तो वायर में डालेंगे हम तो वैक्यूम करेंगे। मीडियम कैसे? इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड से जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोड तो है लेकिन मीडियम नहीं है ना। तो एनोड रेज के जनरेट होने के लिए तो मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के एनोड रेज जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, चलो आगे नोट करें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अरे उसे एक बार सोचने का टाइम दो बेटा, है ना, इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो एक बार थोड़ा उसे सोचने दो, ठीक है। फिर भी अगर उसके डाउट रहेगा तो फिर अपना एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हाँ मतलब मोलिकेन्स, मिलिकेन्स। प्रोटॉन क्या होता है? H प्लस। अब अगर मीडियम में हाइड्रोजन गैस होगी तभी तो ये ब्रेक होगा, तभी तो H मिलेगा। जब हाइड्रोजन मिलेगा तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहां H प्लस बनेगा, और H प्लस क्या होता है? यही तो प्रोटॉन होता है। तो अगर मीडियम में हाइड्रोजन की जगह हीलियम हो जाए तो आप कुछ भी कर लो, हीलियम से H प्लस तो कभी नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला ना। तो H प्लस तब मिलेगा जब हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। चलो हाँ जी बेटा, अरे बस आवाज नहीं। नेक्स्ट आगे लिखो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आई है या फिर यू है? जो भी है आगे बढ़ो। नहीं पैसे क्या है? मिलिकन लिखो, आगे लिखे एक जगह अलग अलग लिखा है। देखो अब अपन इस एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ने जब कैथोड रेस पढ़ी तो कैथोड रेस से जे थॉमसन ने क्या बताया अपने को, उसने Q/m की वैल्यू बताई थी। अब देखो कैथोड रेस में आपने लिखी होगी Q/m इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.78 10⁻11 कूलम पर kg, ऐसा लिखा होगा आपने। कैथोड रेस में आपने इलेक्ट्रॉन के Q/m की वैल्यू कैलकुलेट करी, अच्छी बात है। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। थॉमसन को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो उसने ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इलेक्ट्रॉन का मास का डिवाइड कर लिया और Q/m निकाल लिया। उसने तो कोई, उसके पास तो कोई इक्वेशन बनी थी, उस इक्वेशन से Q/m की वैल्यू ही निकली थी। अब समझते हैं आगे। इसने क्या किया, ये एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में कोई मीडियम है, ढंग से समझ लेना। इस कंटेनर में कोई मीडियम है, मीडियम को आयोनाइज करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब एनर्जी दोगे तब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बनना, ये क्या है, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो मीडियम को आयोनाइज करने के लिए आप क्या पास कर रहे हो, वहां से एक्स रेज पास कर रहे हो, ठीक है। आपने एक्स रे पास करने का एक ही मकसद है, आपका एक ही टारगेट है कि मीडियम कैसा हो जाए, आयोनाइज। उससे क्या होगा अभी समझते हैं। फिर आपने क्या किया, एक दूसरे एंड से यहां ऑयल ड्रॉप पास करी। क्या पास करी, ऑयल ड्रॉप। ये जो ऑयल ड्रॉप आ रही थी ये तो न्यूट्रल थी, इसमें कोई चार्ज नहीं था, पर इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। अब ऑयल ड्रॉप का चार्ज क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। अच्छा, ऑयल ड्रॉप का मिनिमम चार्ज कब होगा, ऑयल ड्रॉप का मिनिमम चार्ज कब होगा, जब वहां एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, ऑयल ड्रॉप हो गया नेगेटिवली चार्ज,
और अपन ने यहाँ मीडियम में क्या लगा रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ये जो प्लेट है ये पोरस है, मतलब इसमें होल है बीच के अंदर। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप को, कैसे हुआ है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन एडजॉर्ब होने से नेगेटिवली चार्ज हुआ है। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस ऑयल ड्रॉप को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव प्लेट पर जो होल था उससे पास होकर नीचे आ जाएगा। अब ये नियम नीचे की ओर आएगा, तो नीचे वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, और ऑयल ड्रॉप भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो नीचे वाली प्लेट क्या करेगी, उसे पुश करेगी ऊपर की ओर। तो पॉजिटिव प्लेट उस ऑयल ड्रॉप को अपनी ओर पुल करेगी और ये नेगेटिव प्लेट उसे पुश करेगी ऊपर की ओर। यानी इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की वजह से इस ऑयल ड्रॉप पर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है। पॉजिटिव प्लेट ऊपर खींच रही है, नेगेटिव प्लेट ऊपर धक्का मार रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है ऑयल ड्रॉप पर ऊपर की ओर। वो फोर्स होता है Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू E। और इस ऑयल ड्रॉप पे तो मास होगा, और जिस भी पार्टिकल में मास है उस पर एक फोर्स और लगता है हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कहां लगता है, नीचे की ओर। यानी इस ऑयल ड्रॉप पर दो फोर्स हो गए, एक फोर्स है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक फोर्स है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब एक कंडीशन ऐसी है कि जब ये ऑयल ड्रॉप ना ऊपर जा रहा होगा ना नीचे जा रहा होगा। क्या मीनिंग है इस बात का, कि दोनों फोर्स क्या हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया वहां पर। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम QE इज इक्वल टू mg। अब आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी लगा के मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे पता है कितने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है वो अपन ने अप्लाई किया है, उसकी वैल्यू अपन को पता है, मुझे E पता है। एक ऑयल ड्रॉप का मास बाहर मेजर कर लूंगा, स्केल पर मेजर कर लूंगा बाहर, ऑयल ड्रॉप का मास पता है, G की वैल्यू पता है, आपको E पता है, M पता है, G पता है, क्या नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्या है ये Q, ऑयल ड्रॉप का चार्ज, कहां से आया, इलेक्ट्रॉन के एडजॉर्ब होने से। तो बेसिकली ये जो ऑयल ड्रॉप का चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज है। किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। और इस ऑयल ड्रॉप के मिनिमम चार्ज की हेल्प से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, क्योंकि उसको पता था मिनिमम चार्ज तभी आ सकता है जब एक ही इलेक्ट्रॉन एडजॉर्ब हो। सर वो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम कि एक ही हुए? नहीं, बहुत सारे, इस एक्सपेरिमेंट को उसने 100 बार रिपीट किया, 100 बार रिपीट किया, तो कभी एक इलेक्ट्रॉन एडजॉर्ब हुआ, कभी 10 हुए, कभी 2 हुए, कभी 5 हुए, ठीक है ना। तो अब जब मिनिमम चार्ज आया तो ये माना गया ना कि यार इतने एक्सपेरिमेंट में एक ये चार्ज, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें मिनिमम चार्ज है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं समझाना किसी को, अपन को किसी को भी नहीं समझाना। जब उसने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया तो अलग अलग चार्ज आ रहा होगा, अलग अलग चार्ज, और उन अलग अलग चार्ज में से जब एक बार मिनिमम चार्ज आया होगा तब ये समझा गया होगा कि यार ये मिनिमम चार्ज तभी आ सकता है जब मिनिमम इलेक्ट्रॉन एडजॉर्ब हुए होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो दोबारा समझ लो, अपन ने इस तरह से एक्सरे पास करी। एक्सरे क्या करती है, मीडियम को आयनाइज करती है, जैसे वहां तो मीडियम को आयनाइजेशन से वहां इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। जब ऑयल ड्रॉप पास करोगे तो ऑयल ड्रॉप वैसे तो न्यूट्रल था, पर इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, इससे ऑयल ड्रॉप कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। ये मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ये पोरस प्लेट है। तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप कहाँ, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो उन होल से पास होकर बीच में आ जाएगा। जब बीच में आ जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट वापस उसे ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव प्लेट ऊपर की ओर रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जिसे बोलते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
पर इसके मास की वजह से एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, वो फोर्स क्या होता है mg। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो मूव नहीं करेगा, मतलब दोनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्वल है, तो अपन ने इक्वल कर लिया, ठीक है। और इसी ऑयल ड्रॉप के मिनिमम चार्ज की हेल्प से अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये कैसे क्वेश्चन देगा या क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में देगा, ठीक है, नोट कर लो भाई। ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल समझते हैं आप, कि या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या 10 टाइम, वो किस हिसाब से होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब करा होगा। सर एक्सरे क्या होती एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, अभी समझेंगे अपन। X-ray are energy waves.
ये समझ आ गया आपको? ऑयल ड्रॉप का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एडजॉर्ब हुआ होगा तो 1 टाइम, 2 इलेक्ट्रॉन एडजॉर्ब हुआ होगा तो 2 टाइम, इस तरह से। तो n हो जाएगा 1 2 3 4। हो गया नोट? ये नेक्स्ट इसी में आगे लिखो, with the help of minimum charge on oil drop we can find out charge of electron. With the help of minimum charge on oil drop we can find out charge of electron. ये अगर आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेगा तो एनसीईआरटी में तो जरूर दे रखा है ये एक्सपेरिमेंट। इक्वल इक्वल मतलब बैलेंस आउट, दोनों फोर्स बैलेंस। अगर ना हो तो जो फोर्स ज्यादा होगा वो उस साइड मूव कर जाएगा। ये वो कंडीशन है जब चार्ज कहीं भी मूव, हाँ अपन एक कंडीशन कि जब ऑयल ड्रॉप कहीं भी मूव नहीं करे। सर ये नोट भी लिखना है? हाँ जी, अब ये नोट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार। अब देखो एक मिनट सुनो, थॉमसन ने क्या किया था, Q/m की वैल्यू कैलकुलेट करी। मिलिकन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया। तो अपन एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन के मास का डिवाइड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मिलिकन ने कैलकुलेट किया, Q/m थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। आप खुद ही देख लो, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये m कहां चला जाएगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा यहां से, ये आएगा। Q/m कितना आया था वहां से, 1.78 10⁻11, और जब इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी 9.1 × 10⁻31 kg। ऐसे आता है इलेक्ट्रॉन का मास, नोट कर लेना। ये तो केवल फीलिंग के लिए है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं इस पर कि यार ये आए कैसे। अगर दिमाग में इस तरह से क्वेश्चन आया ना कि कैसे आया इलेक्ट्रॉन का मास, कैसे आया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तब की बातें हैं ये सब। और क्यूरोसिटी इस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। अब डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में पहला आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसे और क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, जो भी बोलते हैं। बस आप हेडिंग लिखें और फिर सुने, पहले समझें। ये तो होगा आपके 9th-10th में कहीं, है ना? 9th में था, ठीक है। हो गया क्या? देखो इसने क्या समझाया, इसने इस थॉमसन क्या बोलता है कि एक जो एटम होता है ना, एटम वो वाटरमेलन की तरह होता है। कैसे क्या होता है वाटरमेलन? कि जैसे वाटरमेलन का सारा मास, जो रेडिकल वाली उसकी जो गीली होती है, वो जो सारा मास होता है वो उसके पूरे वॉल्यूम में फैला होता है। जब इससे काटते हैं थोड़ी होता है कि नहीं, अरे ये क्या है, खाली इधर से, पूरे में फैला होता है, पूरे वॉल्यूम में। तो थॉमसन कहता है जैसे वाटरमेलन का मास होता है ना, वैसे ही एक एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है? पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला होता है, एटम के पूरे वॉल्यूम में फैला होता है। जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, सीड्स किसी किसी जगह पर होते हैं सीड्स, ठीक है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, वैसे ही एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी किसी जगह प्रेजेंट होते हैं। अरे वो सीड्स जो होते हैं वो पूरे वॉल्यूम में थोड़ी फैले होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर होते हैं तरबूज के अंदर। तो ऐसे ही जैसे सीड्स होते हैं वैसे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे उसका मास होता है वैसे प्रोटॉन होता है। सिंपल है। पर ये गलत था, ऐसा नहीं है। इसके बाद में आता रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब उसने अल्फा पार्टिकल पास किया तो उसने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 90%, लगभग 90% अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे निकल गए, और है ना, गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे निकल गए। अरे यार, रदरफोर्ड ने पूछा इससे, भाई जब आप कह रहे थे कि पूरे में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पूरे में फैला होता है, तो फिर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए? टकरा के रुकने चाहिए थे वहां पर वो तो सीधे निकल गए। इसका मतलब रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे ना, उनको ये नहीं समझा पाया। इसने केवल एक ही बात काम की बताई, एक न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तभी वो न्यूट्रल होता है। आप ये नोट कर लें। इसमें लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये डायग्राम भी होगा। क्या किया फिर आपने उनसे? अब आप लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the total positive charge of an atom, the total positive charge of an atom
according to this model, the total positive charge of an atom is present in throughout its volume. ब्रैकेट में लिखो, जस्ट लाइक मास ऑफ वाटरमेलन, just like mass of watermelon, and the negative charge of an atom is present at some different places. At some different places. ये आपने नोट कर ही लिया होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन अ न्यूट्रल एटम. ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके ड्रॉबैक की, कि इसका ड्रॉबैक क्या है. तो लिखो इसमें, दिस मॉडल वॉज unable to explain. This model was unable to explain experimental results of Rutherford alpha particle scattering experiment. रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया. अब यार एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट, जो बातें निकल के आती है वो तो सही आती है. एक्सपेरिमेंट से जो चीजें आएंगी वो तो सही आएंगी. इसका तो थ्योरेटिकल लॉ था, तो फिर नहीं पढ़ते इसके बारे में ज्यादा. नेक्स्ट लिखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट लिखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. हो गया क्या नोट? चलो अब समझते हैं. देखो इसने क्या किया, इधर से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई. मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम. तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई, तो जो अल्फा पार्टिकल इधर से आए वो सीधे निकल गए, जो इधर से आए वो सीधे निकल गए.
ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए इधर साइड में इसने कोई सोर्स लिया था, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल आए, सीधे निकल गए। अल्फा पार्टिकल आए, सीधे निकल गए। अब आप समझो, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, यहां सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है। और बेटा जी, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अब देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के आसपास पहुंचने लगे, ये तो थोड़े दूर थे, ऊपर वाले नीचे वाले, तो जो न्यूक्लियस के आसपास पहुंचने लगे वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से यहां से रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे। ऐसे। अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थीटा, ये थीटा। देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर अल्फा पार्टिकल क्या कर गए? स्कैटर कर गए, अलग अलग एंगल पर। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास पहुंचते जाओगे ना, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक। अब कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल न्यूक्लियस की लाइन ऑफ साइट पे मूव कर रहे थे, न्यूक्लियस के लाइन ऑफ साइट में। अब मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो ये तो बिल्कुल उसके लाइन में ही जा रहा है, तो इसको ये क्या होगा? मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम रिपेल होगा। और ये जिस डायरेक्शन से जा रहा था, ऐसे 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 गया और वापस वहीं लौट के आ गया। तो इसमें क्या हुआ? मैक्सिमम रिपल्शन हुआ, मैक्सिमम रिपल्शन। ये बिल्कुल ऐसा है, ऐसा जैसे मान लो बहुत सारे लोग यहां से उस सामने की तरफ चले। अब जैसे यहां से मान लो अगर 20 लोग उधर की तरफ चले, अब 20 में से 15 तो नीचे ही गिर गए। 15 लोग नीचे गिर गए, इसका क्या मीनिंग है? कि सामने वॉल नहीं है। इसका मीनिंग यही तो हुआ ना कि सामने की तरफ क्या नहीं है? वॉल नहीं है। ठीक है। केवल एक ऐसा था जो वापस अंदर की तरफ आ गया। इसका मतलब सामने की तरफ एक पिलर है छोटा सा, जो उस पिलर से टकराया और वापस आ गया, और बाकी सारी जगह क्या पड़ी है? खाली पड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसने ऑब्जर्वेशन लिया ना यहां से, इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या है पहला ऑब्जर्वेशन? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब एक एटम का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। समझे क्या भाई? खाली होता है तभी तो सीधे निकल गए, वरना तो कोलिजन होके वहीं रुक जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिपेल हो रहे हैं। और रिपल्शन कहां होता है? सेम चार्ज के बीच में। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कुछ पार्टिकल रिपेल हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? सेम है। बहुत कम पार्टिकल, एनसीईआरटी में लिखा है 1 पार्टिकल अमंग 20,000 पार्टिकल्स। 1 पार्टिकल अमंग 20,000 पार्टिकल्स। तो ऐसा एक पार्टिकल है 20,000 में से जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, मतलब जिधर से गया था उधर ही वापस आ गया, मैक्सिमम रिपेल होकर। इसका मतलब इस एटम के अंदर मास तो है, इसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी है, पर वो इसका सारा का सारा मास, ऑलमोस्ट सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह में सेंटर्ड है। इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और इसका मास बहुत कम जगह में सेंटर्ड है, तभी बहुत कम पार्टिकल टकरा के वापस आए। अगर ज़्यादा पार्टिकल में सेंटर्ड होता, ये ज़्यादा जगह में सेंटर्ड होता, तो ज़्यादा पार्टिकल वापस जाते। सही बात है ना? और इसी बहुत कम जगह वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस।
इसी बहुत कम जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसमें एक एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट कंप्लीट मास प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए इसने, उससे कुछ इसने ऑब्जर्वेशन लिए, फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकाले। तो आप लिखें इसमें, लिखो रदरफोर्ड रदरफोर्ड bombards alpha particle on gold foil and got some observations. And by these observation he made some conclusions. फर्स्ट लिखो, most of the alpha particle passed from gold foil without any deviation. It means most of the volume of an atom is empty. Most of the volume of an atom is empty. Second लिखो, few alpha particles are reflected by some different angle. It means alpha particle and nucleus having same charges. Alpha particle and nucleus having same charges. तभी तो रिपेल होगा वो। थर्ड लिखो, very few alpha particle
by getting maximum deviation, by getting maximum deviation, ये कौन कितना डेविएशन है 180 डिग्री, by getting maximum deviation moves back towards initial position, initial position. It means almost complete mass and complete positive charge. Almost complete mass and complete positive charge of an atom is present in a very small volume. In a very small volume. In a very small volume. Which is known as nucleus. भाई बहुत कम पार्टिकल 180 डिग्री से रिपेल क्यों हुए? क्योंकि मास या चार्ज बहुत कम जगह में सेंटर्ड था, और उस कम जगह को क्या बोलते हैं, उस टाइनी स्पेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। समझ आ गई बात? अब इसने क्या किया कि ये जो अलग अलग एंगल होते हैं जिनसे वो रिपेल होता है, तो एक पॉइंट लिखो यहां पर, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which deviates by some angle, by some angle। तो इन पार्टिकल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ये जो एन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin की पावर 4 θ/2 की। 1/sin की पावर 4 θ/2 की। एन क्या है? किसी थीटा एंगल पर डिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी थीटा एंगल पर डिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को उसने एक छोटा स्फीयर बोला। क्या बोला? छोटा स्फीयर। अब अगर स्फीयर होगा तो उसकी रेडियस भी होगी, उसका वॉल्यूम भी होगा, उसकी डेंसिटी भी आ सकती है। तो उन सब के बारे में इसने कैलकुलेशन करी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो एटम के मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटम की जो रेडियस है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, r इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। r इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ये a क्या है, ये मास नंबर और एटॉमिक मास। ये किसकी रेडियस है, ये एटम की या न्यूक्लियस की? न्यूक्लियस की रेडियस है। एटम की रेडियस तो नील्स बोर ने बताई थी, न्यूक्लियस की रेडियस बताता है रदरफोर्ड, एटम के न्यूक्लियस की। जैसे ऑर्बिट एक स्फीयर है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक छोटा स्फीयर होता है। चले, ये ए नोट आर नोट क्या है, आर नोट इसकी वैल्यू होती है 1.33 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, या इसे अपन बोल सकते हैं 1.33 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, ये 1 FM का मतलब होता है 1 फर्मी मीटर। आर नोट एक कांस्टेंट है, आर नोट क्या है, एक कांस्टेंट है। FM का मतलब फर्मी मीटर। वन फर्मी मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 के। नोट कर ले बेटा, ये तो न्यूक्लियस की रेडियस है। सेकेंड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर। तो अपन ने वॉल्यूम कैलकुलेट किया 4/3 पाई आर क्यूब। अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाहिए तो न्यूक्लियस की रेडियस पुट करोगे, तो यह आ जाएगा 4/3 पाई। आर की जगह मैं क्या लिखूं बेटा, अरे आर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर नोट ए की पावर 1/3, आर नोट ए की पावर 1/3, और इसका क्या है, क्यूब, इसका क्या है, क्यूब। चलो इसे नोट करो, इसे सॉल्व करो आप। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए, 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए। आगे बात समझ। तो यहां से न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया,
मास नंबर की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। वॉल्यूम मास की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? देखो मेरी बात सुनना बेटा, डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। सामने देखो, डेंसिटी होती क्या है? मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास होता क्या है? मास नंबर। आपको याद है क्या? मास नंबर को अपन ए को क्या लिखते थे? n+p। तो न्यूक्लियस का मास जो होता है वो बेसिकली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास होता है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास को ही तो अपन मास नंबर बोलते हैं। और वॉल्यूम की जगह ये पुट कर देता हूं, 4/3 पाई r0³ इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अरे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी? यह आ जाएगा 1/4/3 पाई r0³। अरे भाई सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r0 कांस्टेंट। इसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। तो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होती है, किसी पर डिपेंड ही नहीं करती है। नोट कर लें। हेंस डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम। अच्छा, न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर की किस पावर के प्रोपोर्शनल होती है? 0 के। न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती ना, मतलब उसकी पावर 0 के प्रोपोर्शनल होती है। किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब 0 के प्रोपोर्शनल है। हो गया क्या? करो, नोट करो। हो गया? एक क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट radius of nucleus of aluminium।
कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। करो कैलकुलेट। हो गया क्या सोल्व? अरे न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू आर नोट हे की पावर 1/3। आर नोट कितना होता है? 1.33 10⁻⁻15। और मास नंबर कितना है? 27। 27 की पावर 1/3। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3, है ना भाई? तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। 1.33 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये कितना आएगा? 3.99। 3.99 क्या होता है? 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 3.99 ऑलमोस्ट 4 ही तो होता है। आगे बात समझ में? अरे समझ में, ये तो सिंपल फॉर्मूला है ना भाई, एक ही वैल्यू पुट करनी और करना क्या है। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखे, इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल एट एंगल 90 डिग्री इज 63, देन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 120 डिग्री बॉन्ड एंगल इज, मतलब एंगल, बॉन्ड एंगल नहीं, एंगल 120 डिग्री एंगल इज। बस आप सामने देखेंगे और समझेंगे। पहले वाले अल्फा पहले कितने पार्टिकल थे? 63, जो किस एंगल पे डेविएट हो रहे थे? 90 डिग्री पर। अब कितने अल्फा पार्टिकल है वो पूछा है, जो किस एंगल पे डेविएट होंगे? 120 डिग्री पर। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है। अरे लिखा है क्या फॉर्मूला भी? एक क्या फॉर्मूला था? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2। तो इधर क्या आ जाएगा? n1/n2। अरे इधर तो n1/n2 आएगा, और उधर θ1/θ2 आएगा कि θ2/θ1 आएगा? प्रोपोर्शनल है कि रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल। तो इधर अगर n1/n2 आएगा तो उधर θ2/θ1 आएगा। इधर अगर ऊपर n1 आएगा तो θ1 कहाँ आएगा? नीचे। अरे इधर n1 आएगा तो θ1 कहाँ आएगा? नीचे। और अगर n2 नीचे आएगा तो θ2 कहाँ आएगा? ऊपर। तो ये आ जाएगा sin की पावर 4, n2 नीचे है तो θ2 ऊपर आएगा, θ2/2। और n1 ऊपर है तो θ1 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये आएगा θ1/2। अरे ये 2/2 1 मत कर देना उसको, वो θ2 है, θ2। ठीक है, θ2, θ/2 नहीं है वो। चलो, अब पहले वाले पार्टिकल कितने हैं? 63। बाद वाले पार्टिकल पूछे हैं। साइन की पावर 4, θ2 कितना है? 120, 120/2। और θ1 कितना है? 90। यह आएगा 90/2। तो 63/n2, ये कितना आएगा? साइन, अरे 60 डिग्री आएगा क्या? और नीचे कितना आएगा? साइन 45 डिग्री। बेटा जी इसकी पावर भी 4 थी, इसकी पावर भी 4 थी, तो मैंने पूरे की पावर 4 लिख दी। कर सकता हूं ना ऐसा? चलो, साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 45 कितना होता है?
साइन 45 कितना होता है 1/√2। और इस पूरे की पावर कितनी है 4। पूरे की पावर कितनी है 4। √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स √2 टाइम्स। अरे 2 क्या होता है √2 इंटू √2। 3 क्या होता है √3 इंटू √3। अब यहां क्या आ जाएगा ये देखो। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर कितनी है हाफ और 2 की पावर कितनी है हाफ। रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना। और ये तो इनकी पावर है और पूरे की पावर कितनी है 4। तो यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो क्या बचेगा बेटा जी इधर भी 3 का स्क्वायर बचेगा और इधर भी 2 का स्क्वायर बचेगा। तो क्या आ जाएगा 9/4। तो देखो बेटा जी 63/92 यह आया 9/4। 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम। तो N2 कितना आ जाएगा 28। आगे बात समझ। कुछ भी नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन है। नोट कर ले बेटा। जल्दी नोट करें। हो गया। इसमें लिखिए आगे दिस एटॉमिक मॉडल This atomic model is also known as रदरफोर्ड वाली। हाँ जी हाँ जी भाई वही चल रहा ना अभी। तो आप लिखें दिस एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज दिस एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर atomic model
न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और प्लेनेटरी मॉडल। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और प्लेनेटरी मॉडल मतलब जैसे ये क्या बोलता है कि एक जो एटम होता है ना, एटम, अरे इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आगे लिखे, मैं समझाता हूं इसका क्या मीनिंग है, एक बार नोट करो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, in an atom there are two parts. There are two parts. First, nuclear part, in this part neutron and proton are present. Proton are present. ब्रैकेट में लिखो, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस. दिस पार्ट इज known as न्यूक्लियस. इसका मतलब एक तो यहां न्यूक्लियस होता है. यह मॉडल क्या कहता है कि एटम के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, और एक और होता है पार्ट इसमें. सेकंड लिखो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, यानी ऑर्बिट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उसने किसको बोला? ऑर्बिट को. भाई अपन यही तो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, और उन्हीं सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट. ठीक है, तो उसे इसने क्या बोला? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. तो इसमें लिखो, in this part electrons are present. Electrons are present. This part is known as orbit. Orbit. Next लिखो, in this part electron rotates in a circular path around nucleus. तो ये अब ये प्लेनेटरी मॉडल का क्या मतलब है? अरे वहां भी तो ऐसा ही होता है. सोलर प्लेनेट्स में वहां क्या होता है कि सन के चारों, सन तो एक सेंटर हो गया, जैसे यहाँ न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ जो प्लेनेट्स होते हैं दूसरे, वो रोटेट करते हैं. तो ऐसे ही ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया सन के जैसा, तो और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसके जैसा हो गया? प्लेनेट्स के जैसा. ठीक है ना, तो ये नोट कर ले बस. अरे आगे क्या बात समझ में? प्लेनेटरी मॉडल का क्या सेंस है, समझ आ गया? जैसे सन होता है वैसे यहाँ न्यूक्लियस होता है, जैसे प्लेनेट होता है वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है.
सिंपल। नेक्स्ट, अब एक पॉइंट लिखो, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट ड्रॉबैक लिखो, फर्स्ट ड्रॉबैक लिखें। पहले अपन समझते हैं। देखो, ये रदरफोर्ड क्या बोलता है? रदरफोर्ड क्या बोलता है कि यहां एक तो न्यूक्लियर पार्ट है, बोले तो न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। फिर रदरफोर्ड की इन सारी बातों को ना एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, वो मैक्सवेल सुन रहा था। तो उसने फिर रदरफोर्ड से पूछा, भाई रदरफोर्ड एक बात सुन, कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड बताए इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल। रदरफोर्ड बोला हाँ। तो मैक्सवेल बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो अगर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदले तो भी उसकी डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी। जब यहां मूव करेगा तो डायरेक्शन ये है, यहां चला जाएगा तो डायरेक्शन ये आ जाएगी, यहां रहेगा तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। यानी यहां इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा बदलेगी। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, वेक्टर तो बदलता है। और अगर वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो उस पार्टिकल में क्या आता है? एक्सेलरेशन। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज होता है वो क्या होता है? पार्टिकल एक्सेलरेशन में। तो मैक्सवेल ने कहा रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सेलरेटेड मोशन करता है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो एनर्जी इमिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एनर्जी इमिट। और एनर्जी इमिट करना चाहिए तो एनर्जी इमिट करता 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 धीरे 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 न्यूक्लियस के पास में एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल एनर्जी इमिट कर रहा है तो एनर्जी कम होती 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 धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर ऐसा नहीं होता। तो मैक्सवेल ने पूछा रदरफोर्ड से, बता भाई ऐसा क्यों नहीं होता? रदरफोर्ड कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैक्सवेल की इन बातों को एक्सप्लेन किया था एक अगला साइंटिस्ट आएगा बोहर, बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, तो उसने एक्सप्लेन किया था। तो दोबारा सुन लो, मैक्सवेल ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट करना चाहिए, और एनर्जी इमिट करते हुए न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। सेकंड पॉइंट, जब भी इस बात को तो बोहर ने समझाया था। बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बिठाया मैक्सवेल को, मैक्सवेल तो फालतू बातें करता है, इधर बैठ, समझ इस बात को, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कब करेगा? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए। अगर हायर से लोअर में जाएगा तो इमिट करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एक फिक्स पर सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट करता रहेगा तो वो कभी भी ना एनर्जी इमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बट ये बात रदरफोर्ड को नहीं पता थी, तो मैक्सवेल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया वो। दूसरी बात, यहां एटम का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब ये एनर्जी स्पेक्ट्रम जब आप बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि वहां स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अपन। तो आप लिखें इसमें, लिखो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड
Electron is a charged particle. Electron is a charged particle which moves in circular path क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस नेक्स्ट लाइन में लिखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल if a charged particle moves in a circular path then it is under accelerated motion. It is under accelerated motion and when an accelerated particle moves in circular path then it should emits energy and should fall at nucleus. But this does not happen Rutherford was unable to explain this. ठीक है, रदरफोर्ड इसे नहीं समझा पाया। दोबारा सुन लो क्या कहना चाहता है वो। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, तो वो अंडर एक्सेलरेटेड मोशन करता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो एनर्जी इमिट करना चाहिए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, और एनर्जी इमिट करता करता न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है और इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। ठीक है, तो काफी आज के लिए, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे।